नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने से कांग्रेस के आंतरिक कलह पर क्या विराम लगेगा। दूसरा, सना इरशाद मट्टू का गुनाह क्या है। और तीसरा, इलेक्शन कमीशन का नेम शेम एमओयू साइन करने का मकसद क्या है। इन तीनों चीज़ों पे बात करने से पहले आपसे एक आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप का मतलब हर महीने आपको एक छोटा पैसा हम लोगों को देना होगा, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक मुश्त एक बार भी हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिससे चैनल चलाने में हमें आसानी रहेगी। तो सबसे पहली बात, मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने से कांग्रेस के आंतरिक कलह पर क्या विराम लगेगा। अब देखिए, ऐसा है कि कल कांग्रेस का जो एक अध्यक्ष पद का निर्वाचन हुआ, उसका कल वोट की गिनती हो गई, रिजल्ट आ गए और कांग्रेस प्रेसिडेंट निर्वाचित हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की आज हेडिंग है कि खड़गे स्वीप्स पोल। उन्होंने कहा बिल्कुल एक तरफा। तो इस तरह की एक आदत पड़ गई है ना कि हर चीज़ को इंटरनल वो था, स्वीप्स पोल, खैर ठीक है। अब जो शशि थरूर जी हैं, उनको लेके जो ट्रोल आर्मी है वो बिल्कुल एक्टिव हो गई है, और अब ये माना जा रहा है कि उनको अब कांग्रेस को छोड़ देंगे और उनकी कोई वक़्त नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं। इस तरह की बातें अब ट्रोल आर्मी को दे दिया गया है एजेंडा की चलाइए। तो सबसे पहले तो ये बात कर लें कि इस इलेक्शन के बाद, खड़गे जी के बाद, शशि थरूर की क्या पोजीशन होती है। देखिए, शशि थरूर जी ने जब यूएन छोड़ा और वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का उन्होंने सोचा, वहाँ पे भी वो यूएन सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन लड़े थे। अमेरिका उनके अगेंस्ट था इस वजह से, और वो कोफी अन्नान के साथ थे, इस वजह से अमेरिका उनके अगेंस्ट था कि ये इंडिपेंडेंट आदमी आ जाएगा, और उनको सेक्रेटरी जनरल नहीं बनाया गया, मतलब वो वोट नहीं मिले उनको। जब वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए उन्होंने ये सोचा कि मैं इंडियन पॉलिटिक्स में आऊँगा, तो उनके पास ये सारी पार्टीज थी। बीजेपी वाले चाहते थे वो उनके साथ आए, लेफ्ट चाहता था वो उनके साथ आए, और कांग्रेस भी। और उन्होंने बाई चॉइस कांग्रेस को चुना। वो कारण बहुत से हैं, और उसके वो एक अलग से विषय भी हो सकता है, लेकिन बाई चॉइस वो कांग्रेस को चुन के आए। कोई उनका ये नहीं था कि पिताजी कांग्रेस में थे या कोई और कारण था, वो बाई चॉइस है। और उनकी जो उनकी सारी राइटिंग देख लें, वो जो अभी तक जितना लिखा है उन्होंने, उससे उनका एक पता लगता है कि किस विचारधारा के हैं, किसको सब्सक्राइब करते हैं। और वो जो भी विचारधारा है, वो आरएसएस की विचारधारा से लड़ने, उसको काउंटर करने, इन सब के से काउंटर करती हुई कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा दिखाई देती है। वो बिल्कुल क्लियर है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान वाले उस फॉर्मेट में वो फिट नहीं होते हैं। तो एक तो ये है। अब दूसरा क्या है कि अगर आप उनको ठेठ जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करते हैं, या जो पार्टियां हैं, उनको तो हर चीज़ में नफ़ा नुकसान, मतलब देश में जैसे गुजरात में आप जाइए तो हर चीज़ में इसमें कितना फ़ायदा, कितना नुकसान, कितना टका, क्या हुआ, उस नफ़ा नुकसान के अगर तराजू से तौलिएगा, तब भी ये समझ में आता है कि वो केरल के हैं, वहीं से इलेक्शन जीतते हैं, बीजेपी में जाने से उनका क्या फ़ायदा, प्योरली ऑन नफ़ा नुकसान बेसिस। क्योंकि वहाँ पे तो 2 ही धाराएं, अगर आप केरल से चुन के आ रहे हैं, या तो लेफ्ट या कांग्रेस, और वो अपने को कांग्रेस की विचारधारा के मतलब में ज़्यादा कंफर्टेबल पाते हैं बनिस्बत किसी और विचारधारा के। और एक चीज़ और है कि कांग्रेस के जो विरोधी, मतलब जो कांग्रेस के विरोधी भी हैं, वो मानते हैं कि ये अगर इलेक्शन नहीं होता तो शायद जो एक सैंक्शन मिला है कि कांग्रेस में इलेक्शन हुआ, कांग्रेस में डेमोक्रेसी है, डिग्री में वेरी, कोई कहेगा 2% है, कोई कहेगा 100% है, लेकिन अगर शशि थरूर इलेक्शन नहीं लड़ते तो ये वाली बात भी नहीं आती। तो ये क्रेडिटेबिलिटी जो एक मिली है इस पूरे इलेक्शन को, उसमें शशि थरूर का एक बड़ा हाथ है। आप मुझे एक चीज़ और बताइए कि अगर ये जो बात कही जा रही है ना, शशि थरूर बीजेपी में चले जाएंगे, अगर बीजेपी सीरियस होती तो जैसे उन्होंने आज़ाद साहब को, गुलाम नबी आज़ाद साहब को घर का एक्सटेंशन दे दिया, पद्म भूषण दे दिया, या पद्म सम्मान से सम्मानित किया, इत्यादि इत्यादि, अभी 10-15 दिन पहले शशि थरूर को जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की जो कमेटी है उसके अध्यक्ष पद से उनको हटाया इन्होंने। तो कहीं से भी बीजेपी की जो नेतृत्व है वो इनकी विचारधारा से या इनकी बातचीत से कंफर्टेबल नहीं है। अब एक बात और आती है कि इनके साथ जो एक सलमान सोज साहब हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा है कि इरेगुलरिटीज ऑफ इलेक्शन इत्यादि इत्यादि।
देखिए, इलेक्शन पिटीशन भी वही होती है। इंदिरा गांधी की इलेक्शन पिटीशन से इंदिरा गांधी को हटी थी जब वो, तो इलेक्शन पिटीशन वही होती है जहां इलेक्शन होता है। जब आपके यहाँ इलेक्शन ही नहीं हो रहा है तो इलेक्शन पिटीशन किस बात की। तो ये जो इलेक्शन को लेके रेगुलरिटी की बात सलमान सोचने का, ये बिल्कुल जायज़ है, उनका अपना हक है और वो कांग्रेस के लोग उसको उसका जवाब देंगे। क्योंकि ये इलेक्शन पिटीशन हो भी सकती थी, क्योंकि एक एग्जाम्पल यूपी है। यूपी में वो आए कांग्रेस के, देखिए ये एक चीज़ जानिए, यूपीसीसी में ही जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये सब किया। लेकिन जिस तरह से यूपी के कुछ कद्दावर नेता उनके जाने के तुरंत 1 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे और उनको कुछ कहने लगे, वो मेरे ख्याल में उसकी ज़रूरत नहीं थी, उसकी ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पे एक तो चक्कर क्या है, एक तरफ ये कहा जाता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो निष्पक्ष होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है? पार्टी में लोकतंत्र है, पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, कम या ज़्यादा ये फिर से मैं कह रहा हूँ ये मैटर ऑफ डिस्कशन है। लेकिन 1000 से ज़्यादा लोगों ने शशि थरूर को वोट दिया है, 400 से ज़्यादा लोगों के वोट खराब हुए हैं। मैं बिल्कुल कन्विंस हूँ ये 400 ऐसे लोग हैं जो किन्हीं कारणों से किसी कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहते थे, लेकिन दूसरे को भी नहीं देना चाहते थे। तो वो शायद जो गफलत हुई है वो उसका देयर इज़ अ रीज़न फॉर डूइंग दिस। दूसरा, एक कांग्रेस में इस इलेक्शन करके ये भी सिद्ध हो गया कि एक दूसरे व्यू पॉइंट का, एक काउंटर व्यू पॉइंट का, एक अलग व्यू पॉइंट का भी एक स्थान है। आप जरा सोचिए, गडकरी जी ने क्या ऐसा कौन सी बात कह दी थी? यही कह दिया था ना कुछ सरकार को चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, निकाल बाहर किया गया। तो निकाल बाहर किया गया मतलब उनको जो सबसे बड़ी उनकी कमेटी उससे बाहर निकाल दिया गया, जो उनकी डिसीजन मेकिंग पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी या जो भी है। अब एक दूसरा फायदा इस इलेक्शन से ये हो रहा है, जो खड़गे जी की बात, कि G23 के जो भी बात होती थी ना कि ये जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उस पर भी विराम लग गया। एक तो ताकत पता चल गई, या ये कहिए कि रास्ते पे आ गए, उनको भी लगा कि ठीक है, क्योंकि या तो आप गुलाम नबी आज़ाद के रास्ते चले जाइए, आप छोड़ दीजिए पार्टी, आप अगर कंफर्टेबल नहीं है। और दूसरा ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे के होने से वो एक पुराने कांग्रेसी नेता हैं, तो ये जो G23 वाले भी ये सब पुराने लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कम्युनिकेशन इनसे बेहतर होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक फायदा और हुआ जो खड़गे जी के बनने से, गांधी परिवार पे जो परिवारवाद का आरोप था वो कम से कम खत्म हो गया। और जो राहुल गांधी ने कहा कि मैं जैसे कांग्रेस प्रेसिडेंट, मतलब खड़गे जी के लिए कहा, वो जैसे मुझे डिप्लॉय करना चाहेंगे जहां, वो मैं उसके लिए तैयार हूं। और अभी तक राहुल गांधी ने जो कहा है वो किया है। वो अलग बात है कि जो विरोधी पार्टी में जो लोग हैं, जो नेतृत्व है, वो अपने ढंग से बात करता हो, लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा है, ही इज स्टैंड बाय हिज कमिटमेंट। तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है ये सोचने की वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आप एक चीज़ और मैं बता दूं भाई, हाईकमान तो इनके यहाँ सोनिया गांधी से बड़ा कोई नहीं है ना, ताकतवर, ऐसा माना जाता है। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी कल उनके घर गए, उनको शुभकामनाएं दी, उनके परिवार से मिली। आपने मोदी जी को देखा है नड्डा जी के घर जाके, जब वो अभी तो फिर से अध्यक्ष बनाया है ना, आपने देखा मोदी जी वहाँ गए हों और उनको उनके परिवार से मुबारकबाद दिए हों, जबकि ये लोग तो संस्कारी कहते हैं अपने को। तो एक शुभकामना देने के बाद टाइम निकला था इनको। वो बात ज़रूर हर जगह निकल आती है कि कैसे मोदी जी नड्डा जी को, मोदी जी नहीं, अमित शाह साहब नड्डा जी को कैसे पीछे खींच लेते हैं। अब थोड़ी खड़गे जी की भी एक बात जल्दी से कर लें कि देखिए, उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का लंबा एक्सपीरियंस है। 10 बार के एमएलए, 2 बार के एमपी जीते हैं, इस बार हार गए थे लोकसभा। तो वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, उसके कंपल्शन, उसके पुल्स, उसके पुशेस को समझते हैं। तो एक मेरे हिसाब से ये एक अच्छी बात है कांग्रेस के लिए कि जो उस पद पे बैठा है उस चीज़ों को समझता है। जैसे मैं बार बार नीतीश कुमार के लिए कहता हूँ कि वो अलायंस की पॉलिटिक्स को समझते हैं। वो कभी भी इसके साथ चीफ मिनिस्टर नहीं बने या मंत्री नहीं बने कि उनकी पार्टी की फुल मेजॉरिटी है। वो बने तो उनको ये कैसे इसको मैनेज करना है इसकी बात हुई। उनको हिंदी बोलने में कोई दिक्कत नहीं, ठेठ मुहावरों का प्रयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने गृह राज्य में वो एक फैक्टर है। ईमानदारी से एक बात और कर लूँ, पूछ लीजिएगा, जेपी नड्डा क्या हिमाचल प्रदेश जैसे जो एक 4 एमपीज का राज्य है वहां पे भी फैक्टर हैं? लेकिन ये तय बात है कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो अपने गृह राज्य कर्नाटका में फैक्टर है और रेलिवेंट है। अब दूसरी बात, सना इरशाद मट्टू का गुनाह क्या है? सना इरशाद मट्टू जो हैं कश्मीर की जर्नलिस्ट हैं और उनको पुलित्जर प्राइज का से इस बार नवाजा गया है। उनको अपने 3 साथियों के साथ जो रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के लिए काम करते हैं,
उन 3 लोगों, मतलब 4 लोगों को ये प्राइज दिया गया है पुलित्जर। पुलित्जर प्राइज के, मतलब सना जी के बारे में आगे बात करूं उससे पहले जरा पुलित्जर का बता दूं। पुलित्जर जो है वो जोसेफ पुलित्जर, जो एक बड़े न्यूज़ पेपर के पब्लिशर और ओनर थे, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। और एक सीड कैपिटल, पैसा, और उन्होंने उस समय कोलंबिया यूनिवर्सिटी से बात करके उनके जिम्मे इसकी देखरेख सौंपी थी कि वो इसको ठीक से चलाएं। 1917 से ये लगातार दिया जा रहा है, जर्नलिज्म की अलग अलग फील्ड में, और एक कुछ म्यूजिक में भी देते हैं। अवार्ड जो इस समय है वो करीब $15,000 हर एक जो भी अवार्ड है उनको मिलता है। और लेकिन एक चीज़ इसमें समझ लीजिए पुलित्जर का, इसमें एंट्री करनी पड़ती है। जिसको भी है पहले एंट्री होती है। एंट्री करने के लिए $75 करके आप एंट्री कर सकते हैं। अब उनकी 20 कमेटी हैं, जो अलग अलग कमेटी, उसमें 5, 6, 7 मेंबर होते हैं। वो उन एंट्रीज में से 3 को शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर वो उनके बोर्ड में जाती है, और बोर्ड जो है उन 3 नामों में से कोई एक, या उन 3 नामों के अलावा भी अगर उसको लगता है कि वो कोई ऐसा बेहतर नाम है तो उसमें चूज करते हैं अलग अलग उसमें। अब इसमें जरा एक पेज समझ लीजिए। इसमें होता क्या है कि जब ये अवार्ड अनाउंस होते हैं तो किसका किसका, कौन कौन नॉमिनी था, जो 2 लोग, मतलब टोटल 3 होते हैं, उसमें से एक को मिलता है अवार्ड, वो भी अनाउंस किए जाते हैं। अब फिल्म फेयर अवार्ड में सबसे आसान है वही, उसमें होता नहीं कि ये 3 नॉमिनी, 5 नॉमिनी, और उसमें एक को साहब बेस्ट एक्टर मिल गया। उसी तरह से इसमें हर कैटेगरी के नॉमिनी भी होते हैं। पेज ये है कि जो लोग अप्लाई करते हैं वो भी अपना कहीं कहीं यूज करने लगते हैं कि हम भी नॉमिनी ऑफ पुलित्जर। वो नॉमिनी नहीं होते हैं, अप्लाई कोई भी कर सकता है। अप्लाई अगर मेरे पास किसी दिन $75 हुए तो शायद मैं भी कर दूं, तो अप्लाई मैं भी कर सकता हूं, लेकिन नॉमिनी उनकी जूरी करती है। ये जरा आपको मैंने इसलिए कह दिया कि ये जरा समझ लीजिएगा, ये प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो भी कोई मीडिया में काम करता है उसके लिए। अच्छा, इसको क्यों रोका और क्यों मिला, ये दोनों चीजें हम लोग एक साथ बात करते चले। इन लोगों ने, इस टीम ने कोविड-19 का पेंडेमिक की कवरेज की थी। अब आप समझ सकते हैं कि पेंडेमिक की कवरेज कितना सोर पॉइंट, कितना सेंसिटिव इशू है हमारी मोदी जी की सरकार के लिए, क्योंकि बाहर तो सब जगह कहा गया था इतना बढ़िया चलाया, इतना बढ़िया चलाया, और वास्तविकता क्या थी ये सबको पता है। दूसरा जो मुझे लगता है कि ये कश्मीर से आती हैं। कश्मीर में 2019 अगस्त के बाद जिस तरह से एक सेंसरशिप लागू है, वो ज़्यादातर लोगों को पता है, अंदाज है। एक कारण शायद वो भी है। एक कारण और भी है कि इनका नाम सना है। जैसे दानिश सिद्दीकी का नाम था, वो भी पुलित्जर प्राइज उनको मिला हुआ था। जब अफगानिस्तान में उनकी एक हादसे में मृत्यु होती है अपनी ड्यूटी करते समय, हमारे यहाँ से सद्भावना का कोई शब्द हमारी सरकार की तरफ से किसी ने भी नहीं बोला था। ये मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए आपको बता दे रहा हूँ। चौथा, शायद जर्नलिस्ट होने का खामियाजा सना को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि हम आज की तारीख में जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं उनको भी अपनी बात कहना मुश्किल होता जा रहा है। अब इससे दिक्कत क्या हो रही है? इससे दिक्कत ये हो रही है कि भारत की इंटरनेशनल छवि खराब हो रही है भाई। और क्योंकि लोकतंत्र का एक बड़ा फैक्टर फ्री प्रेस होता है, तो आप अपने यहाँ कुछ भी कह लीजिए, आप अपने यहाँ जबरदस्ती मार मार के कहिए कि नहीं फ्री प्रेस, हम किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरी दुनिया की नज़र आपके ऊपर है। उसमें तमाम आर्टिकल निकल रहे हैं, न्यूयॉर्क से लेके और कहाँ कहाँ तक के आर्टिकल्स निकल रहे हैं कि कैसे इस चीज़ों को देखा जा रहा है। खास करके सना की बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्या हुआ था कि सना पेरिस में एक बुक लॉन्च था अभी 1-2 महीना पहले, बुक लॉन्च और एक फोटोग्राफी की एग्जीबिशन थी, उसमें भी जाने से रोका गया था। और इस बार उसके पासपोर्ट को स्टैंप कर दिया गया है कैंसिल विदाउट प्रेजुडिस। उसके पासपोर्ट को कैंसिल कर दिया गया है। जो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आप राजकाज चलाते हैं, आपको ये सारी प्रिविलेजेस हैं, लेकिन जो सना का बेसिक क्वेश्चन अभी भी, कारण तो बता दो, क्यों नहीं ट्रेवल करने दिया जा रहा है, व्हाट इज द रीजन। ये शायद उसका बुनियादी हक है। और लेकिन एक अल जजीरा का भी एक आर्टिकल निकला, उसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर जो जर्नलिस्ट हैं, जैसा वो कहते हैं, वो अगर उनके साथ ये ट्रीटमेंट होता भी है तो हिम्मत नहीं करते हैं कोर्ट में जाके इस लड़ाई को आगे जारी रखने के लिए। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। हिंदुस्तान में जस्टिस इतनी आसान नहीं और इतनी वो नहीं है, लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, पैसा बहुत लगता है, इत्यादि इत्यादि। अब हम लोग आ जाए तीसरी बात पे। इलेक्शन कमीशन का नेम शेम MOU साइन करने का मकसद क्या है?
अभी गुजरात में इलेक्शन कमीशन ने 1000 से ज़्यादा कॉरपोरेट के साथ एक एमओयू साइन किया है। एमओयू मतलब एक एग्रीमेंट साइन किया है। इसके अनुसार ये पहली बार ये हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का जो एमओयू साइन हुआ है उसमें कहा गया है टू मॉनिटर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन ऑफ देयर वर्कफोर्स। ये जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कॉरपोरेट हैं, अपने वर्कफोर्स के इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन को मॉनिटर करेंगे। अब नेम शेम का मतलब क्या है पहले ही समझ लीजिए। जो वोट नहीं देगा उसका नाम वेबसाइट, मतलब डिजिटाइज हो रहा है, उसका नाम वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले होगा। यह बेसिक बात यह है कि यह कानून के अगेंस्ट है। किसी भी दुनिया के देश में इस समय वोट देने की बाध्यता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने कभी इसको किया था लेकिन फिर उसने विड्रॉ कर लिया क्योंकि यह संभव नहीं है। इंप्लीमेंट के अलावा भी यह संभव नहीं है। इट्स अ स्वीट विल। डेमोक्रेसी में इसका जो बेसिक हुआ है कि जिसका जैसा मन। और एक चीज और आपको बता दूं कि नोटा क्यों आया था। आप एक है ना कि नन ऑफ द अबव। नोटा क्यों आया था यह भी याद रख लीजिए। नोटा इसलिए आया था कि पहले भी एक कानून था जिसमें आप अगर वोट नहीं देना चाहें तो वहां जाके जब आप जाते हैं वहां पोलिंग बूथ पे तो उस रजिस्टर को साइन करते थे कि मेरा ये वोटर आईडी और ये मैं रजिस्टर में साइन करके मैं किसी को वोट नहीं दे रहा हूं। उसमें ऐसा माना गया कि जो हमारे देश का कानून है उसके तहत वोटर की आइडेंटिटी रिवील होती थी कि पता लग जाता था किसने वोट नहीं दिया। तो उसको वोटर की आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। ये संवैधानिक अधिकार है हर वोटर का। ये कानूनन उसको ये प्रोटेक्शन मिला हुआ है। उसी की वजह से नोटा आया जिससे वो अंदर दबा दे और ये पता ना चले कि किसने ये नन ऑफ द अबव दबाया है, जिससे वोटर की आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड रहे। इसमें जैसे ही वो ये आप उसको डिस्प्ले कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, आप बेसिक चीज़ है उसी को तहस नहस कर दे रहे हैं, तितर बितर कर दे रहे हैं। और ये इलेक्शन कमीशन जैसी बॉडीज कर रही हैं। और इसीलिए शायद जो वहां पे लोग बैठे हैं वो ट्रेंड नहीं है ठीक से इन कामों को करने के लिए, क्योंकि इसकी मूल भावना के अगेंस्ट है। भाई ये कर नहीं सकते हैं आप। अब तंत्र क्यों चाहता है ये मॉनिटर करना? अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि किसने वोट नहीं दिया तो अगला स्टेप यही है ना कि अब आप ये भी जानना चाहेंगे किसने वोट किसको दिया, फिर मैनेज आप ठीक से कर लेंगे। तो ये जो बात है मेरे हिसाब से बिल्कुल गैर वाजिब है और इसको इलेक्शन कमीशन को इसको तत्काल प्रभाव से वापस ले लेना चाहिए। उस एमओयू को नल एंड वॉइड करना चाहिए, क्योंकि सरकार अगर आके कहेगी कि एग्रीमेंट साइन करो, किस इंडस्ट्री वाले की हिम्मत और औकात है कि वो ये कहेगी नहीं मैं दस्तखत नहीं करूंगा। तो एक लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन के इस तरह के डायरेक्टिव और एग्रीमेंट्स नहीं हो और इलेक्शन कमीशन को जितनी जल्दी ये समझ में आ जाए वो अच्छा है। और नहीं तो इस देश के जो सर्वोच्च अदालतें हैं वो सुमोटो इस पर उनको कुछ ना कुछ निर्णय देना चाहिए। थैंक यू सो मच।